सभी मित्रों का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। तो जो आज का हमारा वीडियो है ये रेलवे, एनटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी और यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। और पहले तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ इसमें है जिसको भी साथ साथ कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है, परमाणु की परिभाषा दी गई है और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले हम परमाणु की परिभाषा समझते हैं है क्या। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये परमाणु की परिभाषा हो गई। अब हम ये देखते हैं कि परमाणु के जो बीच वाला एक अंदर वाला गोला है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। एन न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। नाभिक को हमने शार्ट में एन लिखा है। इस नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा हमारा न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु मुख्य रूप से दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक स्थायी कण होते हैं जिसमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एक अस्थायी कण होते हैं जिनमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान ये सभी आते हैं। तो जो यहाँ पे हम परमाणु की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो जब कोई तत्व अकेला होता है तो ये परमाणु होता है, और जब इसमें दो जुड़ जाते हैं तो ये अणु बन जाता है। जब तक ये अकेला था तब तक परमाणु था, और जब दो परमाणु जुड़ गए तो अणु बन गए। इसका मतलब परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। अच्छा, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की बात आती तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होता है वो ऋणावेशित होता है। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। तो इसमें दो तरीके के बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है नाभिकीय बल। तो ये हो गया न्यूट्रॉन। दो न्यूट्रॉनों के बीच कौन कौन से बल कार्य करते हैं। एक हो गया गुरुत्वीय बल और दूसरा हो गया नाभिकीय बल। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो यहाँ पे बता रहे हैं थॉमसन ने की। और फिर अगला कण आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कब की? 1919 ईस्वी में की। ये प्रोटॉन की बात आती है। कब की? 1919 में की थी। अच्छा, इसके बाद में प्रोटॉन के बाद एक न्यूट्रॉन कण आता है। अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो उसका सिंबल एन होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी, और चैडविक ने कब की थी? 1932 ईस्वी में की। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो सबसे अधिक जो ऋण विद्युतीय तत्व है वो हमारा फ्लोरीन होता है, और सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व फ्रांसियम होता है। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है? तो इसमें फ्रांसियम आ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक गुण हैं किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनों पे। एक सिंपल सी लाइन में हम याद कर लेंगे कि रासायनिक गुणों के जिम्मेदार कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो अभी हम बता रहे थे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता यहाँ पे चैडविक दिखाए गए हैं और खोज की कब थी, ये 1932 ईस्वी में की थी। अभी इसी का हम जिक्र कर रहे थे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन किस तरीके का कण है, तो भैया जो न्यूट्रॉन होता है ये विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि समस्थानिक की इसमें परिभाषा बताई गई है कि वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं, और जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें हम समभारी कहते हैं। तो समस्थानिक और समभारी आप समझ गए। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक हो जाएगा, और अगर परमाणु भार समान है तो समभारी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु का संगठन 3 मौलिक कण, इससे पहले भी हमने बताया था कि मूल कण 3 होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको मूल कण कहा जाता है। और ये स्थायी कण भी कहे जाते हैं। तो इनके 2 नाम हो गए, एक तो हम इनको मूल कण कहते हैं और एक इनको हम अस्थायी कण भी कहते हैं। तो चाहे मूल कण कह लें चाहे अस्थायी कण कह लें। अस्थायी कणों में कौन कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जबकि अस्थायी कणों में न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पॉजिट्रॉन आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं कि प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है। तो प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, वो उदासीन होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा हो गया कि द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गई हमारी द्रव्यमान संख्या की परिभाषा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला परमाणु क्रमांक की परिभाषा दी गई है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कह देते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कैसी गैस है, तो ये एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया की गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, रंगहीन होती है और जल में विलेय होती है, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और इसीलिए अमोनिया क्या करती है, जलीय विलयन क्षारीय होने के कारण यह लाल लिटमस को क्या करती है, नीला कर देती है। नीला कौन करते हैं, क्षार। ठीक है, अम्ल लाल करते हैं और क्षार नीला करते हैं। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसीलिए क्या कर देती है, नीला कर देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। तो एल्यूमिनियम संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके कई सारे अयस्क होते हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनके अयस्क दिए गए हैं। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो Al2O3, और इसमें 2 मॉलिक्यूल जल के जोड़ दिए जाते हैं .2H2O। तो ये हमारा सूत्र होता है बॉक्साइट का। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट, और इसका सूत्र Al2O3.2H2O होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें और भी दिए थे लेकिन मुख्य बॉक्साइट ही है जो ज़्यादा पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीतल किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, इसको याद रखेंगे। वैसे कहीं यही कहते हैं कांजी, कांजी का मतलब कापर और जिंक हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तांबा जो होता है ये किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम हमारा केवल संयुक्त अवस्था में था, और तांबा यहाँ पर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है।
अब ये मुक्त और संयुक्त अवस्थाएं क्या होती हैं? जब तत्व अकेला पाया जाए तो ये हो गई हमारी मुक्त अवस्था, और जब किसी के साथ में पाया जाए तो वो हो गई संयुक्त अवस्था। जैसे कॉपर पायराइट सूत्र होता है CuFe और S2, ये कॉपर पायराइट है और ये हो गई संयुक्त अवस्था। इसमें कई के साथ में इसमें आयरन भी है, सल्फर भी है और कॉपर भी है। तो अब इसमें कॉपर साथ में है तो ये संयुक्त अवस्था, और इससे ऊपर अकेले था तो ये मुक्त अवस्था में था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है तांबा। तांबा का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो तांबे का शोधन विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? पारद का गलनांक सबसे कम होता है। तो ये पारद क्या होता है? पारद हमारा मरकरी है, मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में भी पाई जाती है। और इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मरकरी जिस धातु के साथ जुड़ती है उसी धातु का अमलगम बनाती है। अगर मरकरी सोडियम के साथ जुड़ जाए तो सोडियम अमलगम बनता है। मरकरी का सूत्र Hg होता है, और जिस धातु के साथ जुड़ता है उसको अमलगम कह देते हैं। मरकरी को अमलगम कहते हैं। अगर ये सोडियम के साथ जुड़ रहा है तो सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम अमलगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर जब जंग लगती है तो उसमें कंडीशन क्या होती हैं कि अगर मतलब ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित है, जैसे समुद्र का जल, तो उसमें जंग शीघ्रता से लग जाती है। ठीक है, जिसमें नमक होगा उसमें जंग शीघ्रता से लग जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में होता क्या है? जो लोहे की छड़ होती है ये शुद्ध लोहा होता है। ये लोहे की छड़ का मतलब इसमें आयरन है, और ये आयरन शुद्ध हो गया यानी एनोड हो गया। इस पे जब ये बाहर पड़ी रहती तो इस पे धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, तो ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। धूल मिट्टी के कण ये कैथोड हो जाते हैं, और शाम को जब नमी पड़ती है तो इसको आवेश मिल जाता है। सुबह जब धूप निकलती है तो ये नमी सूखती है यानी क्षण चार्ज होती है, और शाम को फिर इस पे नमी पड़ती है यानी क्षण बार बार चार्ज होती है, बार बार डिस्चार्ज होती है, जिससे लोहे पर जंग लगने लगती है। और जंग का जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। लोहे में जो जंग लगती है जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लगती तो उसका भार घट जाता है या बढ़ जाता है? तो लोहे पर जंग लगने की स्थिति में लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता काहे में मापते हैं? तो सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, सोने को कैरेट में मापा जाता है, और जो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का माना जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है जिसका प्रतिशत निकालना होता है उतने गुणे 100/24 कर दीजिए। तो अगर 18% का निकालेंगे तो यहाँ पे 75% आता है कि 18 कैरेट सोने में सोना कितना होगा? 75% हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है। अगला है लोहे की जो चादर होती है उस पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम यशद लेपन है। इसका दूसरा नाम क्या है? यशद लेपन है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है, एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच एक संगठन है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। अगला है लोहे पर जंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, पेंट कर दें, ग्रीज लगा दें, और दूसरे धातुओं की हम परत चढ़ा सकते हैं जैसे जस्ता वगैरह की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में उच्च होती है। ठीक है, इनकी चालकता बहुत सबसे उच्च हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिल्वर की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है।
ठीक है, सिल्वर की जो चालकता है और ऊष्मा चालकता है सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पे भी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी है, दूसरा तांबा है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद इस्पात है। तो ये अपने क्रम से दिए गए हैं, सबसे अच्छा चालक चांदी, उसके बाद में फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात आता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का मिश्रण क्या होता है? कांसा होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कांसे का उपयोग किस में किया जाता है? तो एक तो बर्तन बनाने में और दूसरा मूर्तियां बनाने में। अगला क्वेश्चन है स्टील में लगभग 98.9% आयरन होता है। स्टील किन चीज़ों से बना होता है? एक तो आयरन और दूसरे कार्बन। तो इसमें अगर 98.9% आयरन है तो शेष कार्बन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। लोहा 3 तरीके का होता है। एक तो हमारा होता है ढलवां लोहा, ठीक है, एक हमारा होता है ढलवां लोहा, एक पिटवा लोहा और एक इस्पात होता है। लोहा 3 तरीके का होता है, एक ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा और एक इस्पात। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? इसमें ढलवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन के % पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिग्नाइट को क्या कहते हैं? तो लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन के % पर डिपेंड करता है और लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है कि विद्युत चुंबक के रूप में किन का प्रयोग होता है? तो लोहा है, स्टील है या फिर निकिल और कोबाल्ट का उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है। अगला है तांबे का प्रयोग जो है ये विद्युत चुंबक के रूप में हम नहीं कर सकते, तांबे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? तो जिप्सम मिलाने से उसकी उत्कृष्टता बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। फिर है सीमेंट की खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट हुए थे जोसेफ, शॉर्ट में याद रखिए इनका जोसेफ। सीमेंट को आप जिस आकृति में ढालते हैं, जिस शेप में ढालेंगे उस शेप में ढल जाती है। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ने की थी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कब की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो 1824 ईस्वी में की थी। इसके बाद की हम बात करते हैं कि सीमेंट का जो है नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों पड़ा? और क्योंकि ये इंग्लैंड में एक पत्थर पाया जाता था पोर्टलैंड, ठीक है, तो सीमेंट इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थर के समान कठोर हो जाती है, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा और उसी का कलर भी आता है इसमें। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है। ये फ्लाई ऐश क्या है? एक तरीके का धुआं है और जो वातावरण को प्रदूषित करता है, ठीक, कार्बन है समझिएगा। अगला है बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लपेट देते हैं। तो क्योंकि अभ्रक जो है ये अच्छा प्रतिरोधक होता है और ये उच्च ताप पर गलता नहीं है, इस वजह से अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम की परत लपेट देते हैं या नाइक्रोम को लपेट देते हैं। अच्छा, नाइक्रोम में होता क्या है? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नाइक्रोम गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है और जो कपड़े को जो है प्रेस करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रेस की तली पर किस धातु का लेप किया जाता है? तो जो नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ और प्रेस की तली पर एक धातु आती टेफ्लॉन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। तो याद रखेंगे प्रेस की तली पर जो काले रंग की पेंट होती है वो टेफ्लॉन की होती है। इसका सूत्र CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। तो ये टेफ्लॉन है और अगर इसका हम फार्मूला देखें तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अग्निशमन वस्त्र किस धातु का बनाया जाता है? तो ये एस्बेस्टस कोई धातु होती है, उसका हम अग्निशमन वस्त्र बना लेते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको पहनने से आग नहीं लगती। तो ये हमारी 1 लाइन क्वेश्चन के जितने भी थे वो हमने बता दिए। इसके बाद में हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ है हमारी यहाँ पे, उसको देखेंगे।
आइए पढ़ते हैं हमारा अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, मतलब किस कण पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने प्रोटॉन, पहला इसमें ऑप्शन है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। दूसरा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। फिर पॉजिट्रॉन, ये भी आपका पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैथोड किरणें किस स्ट्रीम की होती हैं। तो एक्चुअल में कैथोड पे माइनस का चार्ज होता है और एनोड पे प्लस का चार्ज होता है। तो कैथोड जब माइनस का चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, इसलिए कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो अभी हमने बताया था रासायनिक गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो भैया न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो जिसने न्यूट्रॉन की खोज की होगी उसी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो ये आपका ए, इसका विकल्प सही हो जाएगा, ए राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। तो इसका पाँचवां क्वेश्चन क्या है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया एक गुण कौन सा है। अमोनिया का इसमें गुण कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे कई सारे गुण दे रखे हैं। पहला, यह जल में अविलेय है, अमोनिया तो जल में घुल जाती है। और इसके यह गंध रहित है, अमोनिया की गंध भी तीक्ष्ण होती है, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। या पीत है, पीली भी नहीं होती है, रंगहीन गैस है, ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसके जलीय विलयन जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्योंकि इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। तो जो क्षारीय होगा वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। इसको भी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन सा है, बॉक्साइट है। और इसका सूत्र भी बताया था, Al2O3.2H2O होता है। तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीतल क्या है। पीतल में हमने एक शब्द यूज किया था, कांजी। कांजी क्या होता है, का से कापर और जी से जिंक। कापर को तांबा कहते हैं, तांबा और जिंक किस ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन। तो तांबे का शोधन विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसका ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय है, यानी किसकी मिश्र धातु है। तो इसको हम याद कर लेंगे, ये सीसा और एंटीमनी की मिश्र धातु होती है। जो टाइप धातु होती है वो किसकी मिश्र धातु है, सीसा और एंटीमनी की मिश्र धातु है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो इसमें पारा एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब प्रबल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सबसे कम गलनांक किसका हो जाएगा, पारे का हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमलगम जो मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या होती है। अमलगम का मतलब क्या होता है, मरकरी, और मरकरी का मतलब पारा। तो इसमें आधार धातु कौन हो गई, पारा, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, 75%। इसको निकाल लेंगे, 18 और गुणे 100 और बटे 24, क्योंकि 24 कैरेट में देखते हैं, इसको हल कर लेंगे 75% आ जाएगा। अच्छा, अगला 14वां क्वेश्चन हमारा है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है। तो सोने का सबसे शुद्ध रूप जो होता है 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है
इसमें क्या लिखा हुआ है कि जस्ते का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है। इस क्रिया को कहते क्या हैं? इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जंग का चढ़ना या जस्ते का चढ़ाना। तो जस्ते का चढ़ाना कहते हैं। जिस धातु का लेप होगा उसी धातु का चढ़ाना कह देंगे, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन है? तो हमने क्या पढ़ा था कि चांदी सबसे अधिक जो होती है, चांदी क्या होती है? सबसे अच्छी चालक होती है। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? चांदी की। चांदी के बाद कौन आता है? तांबा। तांबे को क्या कहते हैं? कापर, CO। और इसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम। तो नंबर 1 पे आपकी हो गई कौन सी? सिल्वर यानी चांदी। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। दूसरे नंबर पर कापर की, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम की। तो इस क्वेश्चन का हमारा विकल्प C सही हो जाएगा।